जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी मंथली करंट अफेयर सेशन पर। आज हम मई महीने 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलने वाली है। इस सेशन में हमने 75 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो भारत के हर एग्जाम को फोकस करके बनाए गए हैं। अगर आपने पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक सुन लिया तो आपके मई महीने के करंट अफेयर्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, भारत के हर एग्जाम्स को फोकस करके तैयार किया गया है। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, लास्ट में 75 प्लस क्वेश्चन के बाद एक 10 क्वेश्चन का हमने टेस्ट भी रखा है। वो ये जानने के लिए होगा कि आपने सेशन को कितने ध्यान से सुना है। तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर पॉइंट को नोट कीजिएगा। इसके अलावा 80 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट भी मैं रख रहा हूं। यह है 6 जून को। तो 6 जून को आपको फ्री टेस्ट अटेंड करना है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। ये टेस्ट आपको 6 जून को मिलेगा 11 बजे से 12:15 पर, जहां पर आपको रैंक भी पता चलेगी। तो ध्यान से सुनिएगा और 80 क्वेश्चन के टेस्ट में टॉप करिएगा। मैं पहले से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। दोस्तों, पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर फ्री पीडीएफ मिलेगी। आपको फ्री पीडीएफ यहां पर मिलती रहेगी हर एक क्लास की। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है, इसे हम बोलते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इसे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑर्डर्ड फिजीज हाईएस्ट ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको सम्मानित किया गया फिजी के सर्वोच्च सम्मान से। अब इन्हें किसने सम्मानित किया है? तो देखिए, फिजी ये गए थे। ये सम्मान फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिविनी राबुका ने दिया है। तो सितिविनी राबुका ने यह सम्मान दिया है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। और इसके अलावा इनको एक और अवार्ड मिला है, तो पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है पीएम मोदी जी को सम्मान। और यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसको भी याद रखिएगा, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये अवार्ड जो है पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा एक और अवार्ड मिला इनको, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने पीएम मोदी जी को एबेकल अवार्ड दिया है। और एबेकल अवार्ड से पलाऊ की जो प्रेसिडेंट हैं सुरेंगल विप्स जूनियर, इन्होंने पीएम मोदी जी को सम्मानित किया है। तो सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, पीएम मोदी जी अभी एक समिट पे गए थे। ये समिट है FIPIC। इसका फुल फॉर्म होता है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट। और इस समिट पे वो गए थे, तभी इनको इतने सारे सम्मान मिले। और यहां पर देखें तो इस लीडर के साथ जो यहां पर मीटिंग होनी थी, इसमें शामिल हुए हैं पीएम मोदी जी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे हम बोलते हैं LIC, इनके अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ LIC? तो ये बने सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं LIC नेम सिद्धार्थ मोहंती एज इट्स फर्स्ट CEO। तो यहां हम बात करते हैं सिद्धार्थ मोहंती की, तो जून 2024 तक ये LIC के अध्यक्ष बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? जून 2024 तक ये LIC के चेयरमैन बने रहेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे LIC की। तो LIC का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कौन है? LIC है। नेक्स्ट है, डिंग लिरेन का संबंध किस देश से है जो विश्व शतरंज चैंपियन बने? डिंग लिरेन बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज बिकम द वर्ल्ड चेस चैंपियन? तो डिंग लिरेन का संबंध है चाइना से। किस देश से है? इनका संबंध है चाइना से, जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। इमेज में आप डिंग लिरेन को देख पा रहे हैं, जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। डिंग लिरेन ने रूस के इयान नेपोमनियाची को हरा करके कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। और डिंग लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। इसको आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस देश की मारिया स्टेपनोवा ने लिपजिग बुक प्राइज 2023 को जीता है? विच कंट्रीज मारिया स्टेपनोवा हैज वॉन लिपजिग बुक प्राइज 2023? तो मारिया स्टेपनोवा रूस की हैं। किस देश की हैं? मारिया स्टेपनोवा रूस देश की, जिन्होंने लिपजिग बुक प्राइज जीता है। तो यहां पर आप मारिया स्टेपनोवा को आप देख पा रहे हैं। अब इन्होंने क्या काम किया है, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, लिपजिग जो बुक पुरस्कार मिला स्टेपनोवा को, तो इनके यहां पर पोइट्री कलेक्शन है, इसका नाम है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ। इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अभी प्रेजेंट में जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में रह रही हैं और ये रूसी लेखिका हैं,
जो अपने ही देश के खिलाफ बातें लिखती रहती हैं। तो मारिया जो है वो रशिया की हैं, अब रह रही हैं कहां पे, जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में। बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों लिप्जिग बुक पुरस्कार। तो कैसा पुरस्कार है, यह एक प्रकार का लिटरेचर पुरस्कार है, मतलब ये साहित्यिक पुरस्कार है। पहली बात, कब से प्रदान किया जा रहा है, 1994 से प्रदान किया जा रहा है। और क्या इसका उद्देश्य है, तो यूरोपीय संस्कृति, जो यूरोपियन कल्चर है उसके बीच में समझ को बढ़ावा देने के लिए ये लिप्जिग बुक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, भारत को कौन सी रैंक मिली है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो देखिए भारत को रैंक मिली है 161। भारत पिछले साल 150 प्लेस पे था, अब भारत और पीछे चला गया है, तो 161 प्लेस पर भारत पहुंच गया है। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को, कब मनाया जाता है, 3 मई को। भारत 180 देशों में किस प्लेस पर है, 161 प्लेस पे पहुंच गया है। अब यह सवाल पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इनका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये जारी करते हैं, ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट इंडेक्स को जारी करता है। देखिए सबसे प्लेस पर कौन सा देश बना है, नॉर्वे, सेकेंड प्लेस पे आयरलैंड है, थर्ड प्लेस पे डेनमार्क है, फोर्थ प्लेस पे स्वीडन है, फिफ्थ प्लेस पे यहां पर फिनलैंड है। अब बात करें अमेरिका की तो 45 प्लेस पर है, चीन 179 सबसे नीचे ही पहुंचा दिया चीन को, ठीक है। रूस 164 प्लेस पर है। तो ये कंट्रीज की रैंकिंग है। हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है अजय बांगा। क्या नाम है इनका, अजय बांगा। अजय बांगा की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। किस मूल के हैं दोस्तों, ये भारतीय मूल के हैं अजय बांगा, जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। ये मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं अजय बांगा। इनका जो नाम दिया गया था यूएस के प्रेसिडेंट, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दिया था, जो बाइडेन ने, और फिर इसके बाद ये नए अध्यक्ष बन गए हैं। 2 जून 2023 से पद को संभालेंगे और इनका कार्यकाल होगा 5 साल के लिए। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर सी टनल कहां पर खुलेगी, वेयर विल इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल विल बी ओपन। तो भारत की पहली अंडर सी टनल कहां पर खुलेगी दोस्तों, मुंबई में। कहां पर खुलेगी, मुंबई में, आपको याद रखना है। ये अंडर सी टनल जो है, ये फर्स्ट अंडर सी टनल जो है नवंबर महीने में खुलने का अंदाजा है, जो कि मुंबई में खुलने वाली है। तो ये कहां से स्टार्ट हो रही है, तो सुरंग जो है गिरगांव मरीन ड्राइव से पहले जो वहां पे स्टार्ट होता है, फिर अरब सागर से होते हुए गिरगांव चौपाटी, मालाबार हिल से नीचे गुजरेगी और अंत में ये ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क में समाप्त हो जाएगी ये टनल, ठीक है। इस टनल की मदद से क्या होगा, जो गिरगांव से वर्ली की दूरी है जिसमें 45 मिनट का पीक टाइम यात्रा है, उसे 10 मिनट तक कम किया जा सकता है इस टनल के माध्यम से। यहां पे हमने बात की भारत में पहली अंडर सी टनल की। तो भारत में बहुत सारी चीजें प्रथम हुई हैं, आइए एक बार उस पर रिवीजन करते हैं, सारे पॉइंट्स को जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य जहां पे इंटरनेट सुविधा मिला है, तो पहला राज्य केरल है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट कौन रही है, द्रौपदी मुर्मू रही हैं। जैविक विविधता रजिस्ट्रार पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहां पर हुआ है, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, भारत के 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर वुपला प्रणीत बने, इनका संबंध किस स्टेट से है। इंडियाज 82 ग्रैंड मास्टर वुपला प्रणीत बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो 82वें नंबर के वुपला प्रणीत, इनका संबंध तेलंगाना राज्य से। किस राज्य से है, तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर आप वुपला प्रणीत को देख पा रहे हैं। और दोस्तों तेलंगाना के 15 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी वी प्रणीत, जिन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने हासिल किया है। अब यहां पे हम बात करेंगे फिडे, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो चेस को रेगुलेट करती है। 1924 में इसकी स्थापना हुई है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट है आर्कडी डवारकोविच और वाइस प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथन आनंद, ठीक है। भारत के हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता पहला। इसके अलावा भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं। चलिए, हाल ही में किस देश के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इनको टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुक प्राइज दिया गया। विच कंट्रीज राइटर
जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैज बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द नोबेल टाइम शेल्टर। तो देखिए टाइम शेल्टर के लिए जो पुरस्कार दिया गया है ये बुल्गारिया के हैं। कहां के हैं? बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, जिन्हें टाइम शेल्टर के लिए उपन्यास दिया गया। दोस्तों यहां पे इसका जो ट्रांसलेशन है एंजेला रोडल ने किया है। किसने किया है? एंजेला रोडल ने इस बुक का ट्रांसलेशन किया है। समझाते हैं पूरे पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट को समझाते हैं, ठीक है। तो पहली बार बुल्गारिया उपन्यास को ये पुरस्कार मिला है, ये बात आपको समझ में आई। ये बुल्गारिया आप देख पा रहे हैं, यूरोपियन कंट्री है बुल्गारिया। बुल्गारिया के बगल में रोमानिया है, यहां पर सर्बिया है, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया है, ग्रीस है, टर्की है, बुल्गारिया इन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए जॉर्जी गोस्पोडिनोव को लंदन में यह प्राइज दिया गया है और इसमें 51 लाख रुपए, कितने? 51 लाख रुपीस प्राइज है लगभग, जो कि 50,000 पाउंड के बराबर है, ठीक है। ये एंजेला रोडल के साथ भी शेयर करेंगे और ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो आयरलैंड या यूके में जितने भी प्रकाशित उपन्यास हैं उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो उन सभी पुरस्कारों को उन सभी बुक्स को ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए 2022 में किसे मिला था? तो भारत की लेखिका है गीतांजलि श्री, जिनका यहां पर देखिए उपन्यास, तो इसका क्या नाम है? ये है द सैंड टॉम्ब, ठीक है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड बोलते हैं इसको। इसका जो अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत जिसे हम बोलते हैं वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस स्थान पर है? इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर एरावत हैज रैंक्ड एट व्हाट पोजीशन इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट? तो सुपर कंप्यूटिंग के मामले में बात करें एरावत जो है 75वें स्थान पर है। भारत का ये जो एआई सुपर कंप्यूटर है पूरी दुनिया में 75वें स्थान पर है, ठीक है। और एरावत की बात करें तो इसका जो डाटा है वो इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म, यानी जितनी भी नेटवर्किंग है, जितनी भी प्रोसेस है, सब एक ही जगह पर की जा रही है, उसे हम बोलते हैं इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? तो ऑर्डिनरी कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है, इनका स्टोरेज ज्यादा होता है, इनकी गति ज्यादा होती है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो आपको याद रखना इसका नाम है परम 8000। क्या नाम है? परम 8000। इसके अलावा दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में फ्रंटियर नाम आता है, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। सेकंड नंबर पे आता है फुगाको, जो कहां पर है? जापान में है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन। 28 मई 2023 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसके अलावा इन्होंने सेंगोल को स्थापित किया है। सेंगोल लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी के जस्ट बगल रखा गया है। यह सेंगोल किसके द्वारा लाया गया था? तो तमिलनाडु से संत आए थे, उन्होंने सेंगोल सौंपा है पीएम मोदी जी को, ठीक है। जो नया संसद भवन है इसका शिलान्यास कब हुआ था? 10 दिसंबर 2020 को। उद्घाटन 28 मई को हुआ है और इसको बनाया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। किसने बनाया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा बनाया है और इसके आर्किटेक्चर है बिमल पटेल। इसकी डिजाइनिंग किसने की है? एससीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है और टोटल एरिया 64,500 मीटर स्क्वायर, 971 करोड़ रुपए इसमें पैसे लगे हैं। देखिए लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? 888 सीटें बढ़ जाएंगी। और यहां पर बात करें राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? 384 सीटें हो जाएंगी, कैपेसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है नासा के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से किस तत्व को निकाला है? नासा साइंटिस्ट हैव एक्सट्रैक्टेड विच एलिमेंट फ्रॉम सिमुलेटेड लूनर सॉइल? तो चंद्रमा की मिट्टी से इन्होंने ऑक्सीजन निकाल लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे रिसर्चर्स के लिए, हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऑक्सीजन को निकाला गया है। अब वहां पर ऑक्सीजन भी हम जनरेट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ह्यूस्टन जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च से चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को जो सांस लेने वाला एक हवा है उसको उपलब्ध कराने में पूरा प्रयास किया है और आने वाले समय में मिल सकती है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस जानकारी को आप सुन लीजिए कि अभी 1 जून को आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, CHSL का बैच, लक्ष्य CHSL का बैच, जो आपके 2023 को टारगेट किया जा रहा है। और यहां पर आपको मिलता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास, पहली बार
दूसरा 4 महीने तक आपका बैच चलेगा, 400 घंटे चलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, आप डायरेक्ट अपने टीचर से बात कर सकते हो। तो अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर आप देखें, आप सीपीओ की भी तैयारी कर सकते हो, 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, सीजीएल की तैयारी कर सकते हो। इतने सारे टॉपर्स हमारे बने हैं और ये सारे टॉपर्स अनअकैडमी ने दिए हैं। दोस्तों अभी यहां पर देखिए तो 24 + 6 महीने की जो फीस है केवल 7,056 रुपए है। 31 तारीख तक ये फीस है। मतलब आप 24 + 6 महीने, मतलब आप सही कहें 2.5 साल तैयारी कर सकते हैं। और 12 + 6 महीने की फीस है 5,936 रुपए। 6 महीने की फीस 5,297 है। आप ईएमआई की मदद से भी दे सकते हैं। और वहीं पे 24 मंथ की फीस डिस्काउंटेड 4500 है। 12 महीने की फीस 4,000 रुपए है। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना पड़ेगा और एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आपको एक कोड यूज करना होगा। तब आप फ्री क्लासेस यहां पे देख सकते हो, राजा CA10। किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको करनी हो तो बस आप इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हो, भारत के हर एग्जाम की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस आर्टिकल के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देने का अधिकार दिया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड द राइट टू डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए आर्टिकल है 142। कौन सा आर्टिकल है? 142। दोस्तों पहले क्या प्रावधान था? पहले यह प्रावधान था कि अगर किसी किसी कपल को दो क्यों कह रहा हूं, पति पत्नियों को आप कहें, तो अगर वो तलाक लेना चाहते हैं हिंदू में तो उनको 6 महीने का समय मिलता था कि वो अपने आप में अगर कोई प्रॉब्लम है सॉल्व कर ले। लेकिन अब 6 महीने वेव ऑफ कर दिए गए हैं। अगर आपको तुरंत तलाक चाहिए जिसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है तो संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मंजूरी मिल सकती है। अगर पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल खराब हो चुका है और कोई सुलह होने की गुंजाइश नहीं है तो कोर्ट तुरंत तलाक दे सकती है। यह बात कही गई है और हवाला दिया गया है 2014 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के केस में यही किया गया था। उन्होंने कहा था कि हमें तलाक दीजिए आर्टिकल 142 के तहत, और अब ये जो नए हैं और भी लोग उनको भी तलाक मिलेगा इसी के तहत। ठीक है, चलो। दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार को संभाल लिया है? हु हैज टेकन ओवर एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न एयर कमांड? तो देखिए इनका क्या नाम है? बालकृष्ण मणिकांतन। क्या नाम है? बालकृष्ण मणिकांतन। इमेज में आप देख पा रहे हैं, जो कि दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में इन्होंने पदभार को संभाला है। अब देखिए यहां पे मैं बता देता हूं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना के जो मार्शल है, एयर चीफ मार्शल, वो है VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। देखिए भारतीय वायुसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी हाल ही में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। इनका क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्शन नाम की पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? हु हैज रिलीज द बुक टाइटल रिफ्लेक्शन? तो इस बुक को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण। भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं इस पुस्तक की लॉन्चिंग वो कर रही हैं। ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो देखिए भारत में प्रेजेंट में जो प्रसिद्ध बैंकर है श्री नारायणन वाघुल, इनके द्वारा पुस्तक को लिखा गया है। मुंबई में इस बुक का विमोचन किया गया था। और इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, किस प्रकार से इंडिया की इकोनॉमी कैसे विभिन्न सालों में बढ़ी, कैसे आगे आई है। ठीक है, परीक्षा संजीवनी प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। स्नैक्स इन गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0 राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने लिखी है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना बिष्ट रावत ने लिखी है। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट? तो देखिए दुनिया का पहला रोबोटिक चेक असिस्टेंट को यहां पर एमिरेट्स एयरलाइन, किसने? एमिरेट्स एयरलाइन ने अभी लॉन्च किया है। दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब आप चेक इन करने जाते हो, जब आप फ्लाइट बुक करते हो और जब आप फ्लाइट लेने जाते हो तो उस समय क्या होता है, आपको चेक इन कराना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो ये जो रोबोट है
आपका चेक इन पहले करा देगा, 24 घंटे पहले आप कर सकते हो, और फ्लाइट लेने से 4 घंटे पहले, तो आप इसकी मदद से चेक इन कर सकते हो। तो ये जो है एमिरेट्स, दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स, दुबई में एक नया सिटी चेक इन और ट्रैवल स्टोर लॉन्च करने की घोषणा इसने की है। ठीक है, नेक्स्ट है मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट की मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस कैटेगरी ऑफ मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट? तो हाल ही में मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ और एचएस प्रणय ने, किसने? एचएस प्रणय ने इसको जीता है। तो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय, और यह मैच का आयोजन कहां पर हुआ था? मलेशिया के कुआलालंपुर में खेला जा रहा है मलेशिया मास्टर्स, और इन्होंने किसको हराया है? तो चीन के वेंग होंगयांग को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। कौन है? चीन के वेंग होंगयांग, तो इनको हरा करके चैंपियनशिप को अपने नाम किया है, और ऐसा काम करने वाले भारत के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। इसके पहले महिलाओं ने किया है, 2016 में पीवी सिंधु, 2017 में साइना नेहवाल, और 2023 में अब इन्होंने काम कर दिया है। मलेशिया मास्टर्स ओपन की बात करें तो वीमेंस कैटेगरी में किसने जीता है? तो जापान की आकाने यामागुची, इन्होंने इसको जीता है। चलिए, 23वां आईफा अवार्ड्स की घोषणा हुई 2023 की। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? Who has won the best film award at 23rd आईफा अवार्ड 2023? तो 2023 में आप सभी की फेवरेट मूवी, हम सबकी दृश्यम 2 को आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली बात, आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहां हुआ? अबू धाबी यूएई में किया गया इस साल का। इसके अलावा अगर पूछा जाए इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स इसका फुल फॉर्म है, आपको यह बात याद रखना है। विनर्स की बात करें तो बेस्ट डायरेक्शन का श्रेय जाता है आर माधवन को, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, बहुत अच्छी मूवी है, साइंस बेस्ड मूवी है। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल आलिया भट्ट गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ऋतिक रोशन विक्रम बेधा के लिए। तो ये सारे अवार्ड्स हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल मौनी रॉय, ब्रह्मास्त्र में आपने देखा होगा। ये सारे अवार्ड्स आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। आसियान भारत समुद्री अभ्यास, इसका आयोजन किस देश में हुआ है? इन विच कंट्री आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड? तो आसियान भारत समुद्री अभ्यास आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन दोस्तों सिंगापुर में हुआ है। कहां पर हुआ है? सिंगापुर में आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। अब आइए समझते हैं, यह अभ्यास जो है 2 से लेकर 8 मई तक सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर में हुआ है। यहां पे आसियान की हम बात कर लेते हैं तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई है, और ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक ग्रुप है, एक समूह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में इसमें 11वां मेंबर कौन सा देश बना है? तो इसका नाम है तिमूर लेस्ते, जो कि इसमें शामिल हुआ है, तिमूर लेस्ते। ये सारे सदस्य देश हैं जो कि आसियान में शामिल हैं। तिमूर लेस्ते न्यू है, इसलिए आपको ये बात याद रखना है। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। सैंटियागो पेना हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट बने? सैंटियागो पेना हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो सैंटियागो पेना हाल ही में पैराग्वे के, कहां के? पैराग्वे के प्रेसिडेंट बने हैं सैंटियागो पेना। इमेज में आप सैंटियागो पेना को देख पा रहे हैं, जो पैराग्वे के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब आइए जानते हैं किस पार्टी से रिलेटेड है। तो ये कोलोराडो, तो ये कौन सी पार्टी? कोलोराडो पार्टी से संबंधित है, और इकोनॉमिस्ट हैं सैंटियागो पेना, जिन्हें देश का नया प्रेसिडेंट चुना गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। पैराग्वे की लोकेशन देखिए तो साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में आप पैराग्वे देख पा रहे हैं। तो देखिए पैराग्वे जो है दोस्तों, पैराग्वे दक्षिण अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका में आता है, एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी जो बाउंड्रीज है किन किन देशों से मिलती है? तो यहां देखिए अर्जेंटीना है, फिर यहां पे देखिए ब्राजील है, और बोलीविया ये है। तो इन देशों के साथ इसकी सीमा छूती है, लैंडलॉक कंट्री है, पूछा जा सकता है। इसकी कैपिटल क्या है? असुनसियान। असुनसियान इस देश की राजधानी है, और पैराग्वे नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इस पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया? तो इस पुस्तक के लेखक हैं, यहां पर देखें आप, ये हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक को लिखा है। अमिताभ कांत कौन है? तो ये शेरपा हैं, ये प्रेजेंट में G20 के शेरपा हैं,
और नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। वर्तमान में जो सीईओ हैं वो है VBR सुब्रमण्यम। तो इन्होंने इस पुस्तक में बताने का प्रयास क्या किया है, तो इंडिया के बिजनेस, इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स की सफलता कैसे मिल सकती है उनको, तो उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं इस बुक में बताया गया है। चलिए, परीक्षा संजीवनी ले लीजिए। वॉर इन वीमेन किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एम ए हसन के द्वारा। पीयूष बावले ने कौन सी बुक लिखी है? गांधी, सियासत और संप्रदाय। फुलंगे ने कौन सी पुस्तक लिखी है? दार्जिलिंग के लेखक है लेखनाथ छेत्री, तो फुलंगे इन्होंने लिखी है। ठीक है, कौन सी बुक लिखी है? फुलंगे। तो दार्जिलिंग के लेखक है लेखनाथ छेत्री, फुलंगे ने लिखी है, याद रहेगा आपको। चलिए, फुलंगे व्यक्ति नहीं है, फुलंगे लिखा है दार्जिलिंग के लेखक लेखनाथ छेत्री ने। नेक्स्ट है, FIM जूनियर जीपी में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू compete in FIM जूनियर जीपी? तो इनका नाम है जेफरी इमैनुअल। क्या नाम है इनका? जेफरी इमैनुअल। तो जेफरी इमैनुअल पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जो पुर्तगाल में होने वाली FIM जूनियर जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेब्यू करेंगे, और ऐसा काम करने वाले देश के पहले भारतीय, देश के पहले इंडियन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल जिसे हम बोलते हैं CU चैन, इसको किसने लॉन्च किया? Who has launched integrated faculty recruitment portal CU Select? तो CU Select को किसने लॉन्च किया है? UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसे लॉन्च किया है। इसके मदद से क्या होगा दोस्तों, तो जो भी टीचर्स होंगे, जो भी फैकल्टी होंगे, उनकी रिक्रूटमेंट होगी इस पोर्टल के माध्यम से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में संकाय भर्ती के लिए इसे डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया है। देखिए, CU यहां पे बात कर लेते हैं हम UGC की। 1953 में अस्तित्व में आया था, 1956 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा इससे क्या बनाया गया? स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाना बरनावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गई हैं? तो रियाना बरनावी की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रियाना बरनावी जो है ये सऊदी अरब की है। कहां की है? सऊदी अरब की है रियाना बरनावी, देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची हैं, और ऐसा काम करने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे बात करें, रियाना अमेरिका की स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष स्टेशन ये पहुंची, रवाना हुई है। यहां पे इनके साथ 3 और लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं यहां पर, तो इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आप जो है, तो ये 4 व्यक्तियों को आपको याद रखना है, 4 व्यक्ति हैं जो ये गए हैं। फुटबॉल का हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? हु हैज वॉन फुटबॉल हीरो सुपर कप? तो फुटबॉल हीरो सुपर कप को जीता है ओडिशा FC ने। किसने जीता है? ओडिशा FC ने जीता है। अब ओडिशा FC ने किसको हराया है? तो बेंगलुरु FC को हराया है। लास्ट टाइम की विनर थी बेंगलुरु FC, और इस साल की विनर है ओडिशा FC। यहां पे हम बात करेंगे हीरो सुपर कप की, जिसकी शुरुआत कब की गई है? 2018 में। बेंगलुरु, गोवा और ओडिशा बारी बारी से एक एक बार इस खिताब को जीत चुके हैं, और पहला खिताब किसने जीता था? बेंगलुरु ने। देखिए, अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? यहां पर फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कल्याण चौबे हैं, और उपाध्यक्ष है NA हारिस जो कि कर्नाटक के हैं। रतन टाटा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? रतन टाटा हैज बीन अवॉर्डेड विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? तो रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जी को यह सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए हैं, तो इसलिए इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। किसे? रतन टाटा जी को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसे हम बोलते हैं NTCA, इन्होंने चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन है? द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी, हु इज इट्स चेयरमैन? तो NTCA के हाल ही में यहां पर राजेश गोपाल चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया, और राजेश गोपाल इसके अभी क्या बने हैं? महासचिव बनाए गए, इसके ये सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये क्यों बनाए गए हैं इस कमेटी के अध्यक्ष? तो इसके पीछे भी रीजन है, मैं आपको समझाता हूं। तो इसके पीछे रीजन है ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। आप सभी को बता दूं,
जब यहां पर श्योपुर जो है, जहां पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे 20 टाइप चीता थे। तो 20 चीते में 6 चीतों की मौत हो गई है। अब मौत हो गई है तो क्यों हो गई है, क्या कारण है, तो ये सारी रिपोर्ट इनको सबमिट करनी पड़ेगी, इस कमिटी को बताना पड़ेगा। तो एनटीसीए की बात कर लेते हैं। एनटीसीए की स्थापना 2005 में हुई है दिसंबर में। इसका उद्देश्य है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और भारत के टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को पुनर्गठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? Which medal has been won by the pair of Satvik Sairaj and Chirag Shetty at the Badminton Asia Championship? तो दोनों ने इतिहास रचा है और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया है? गोल्ड मेडल दिलाया सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने स्वर्ण पदक दिलाया है और पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है। इतिहास रच दिया है दोनों ने। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे भारतीय बैडमिंटन संघ की, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1934 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा जी हैं। चलिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए चेयरमैन बनाए हैं अजीत कुमार मोहंती। क्या नाम है? अजीत कुमार मोहंती। इमेज में आप देख पा रहे हैं अजीत कुमार मोहंती को। यहां पे हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का डायरेक्ट कंट्रोल प्रधानमंत्री के पास होता है। इसका गठन कब होता है? 1948 में। और ये परमाणु विज्ञान में रिसर्च करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। हाल ही में किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? इन विच स्टेट हैज बैकवर्ड क्लास सर्वे स्टार्टेड? तो पिछड़ा वर्ग जो सर्वेक्षण है दोस्तों, हाल ही में ओडिशा में स्टार्ट हुआ है। ओडिशा ऐसा काम करने वाला देश का दूसरा राज्य है। इसके पहले बिहार ने किया था, लेकिन बिहार के हाईकोर्ट ने उसमें रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि आप किसी के मतलब आप उजागर नहीं कर सकते किसी की क्या कास्ट है, ये निजता का हनन है। तो उड़ीसा में ओबीसी सर्वेक्षण जो है बिहार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। 1 मई से 2023 से इसका जो सर्वे है स्टार्ट होगा, जो कि 27 मई तक चलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में। यहां पर हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रामकिशन को मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया, वह कौन है? पंडित रामकिशन हैज बीन डिक्लेयर्ड मैन ऑफ सेंचुरी, ये कौन है? तो ये समाजवादी नेता हैं पंडित रामकिशन, जिन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया। ये समाजवादी नेता है। इमेज में आप समाजवादी नेता रामकिशन को देख पा रहे हैं। अपना जीवन इन्होंने आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए और दलितों के लिए लड़ते लड़ते ये हमेशा काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा हैज वॉन विच मेडल इन डायमंड लीग 2023? तो डायमंड लीग जो कि दोहा में हुआ है और भारत के लिए वापस से एक बड़ी उपलब्धि गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। तो डायमंड लीग कहां पर हुआ है दोस्तों? दोहा में हुआ है। दोहा डायमंड लीग में इन्होंने 88.6 मीटर का भाला फेंक करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात करें तो चेक गणराज्य के वॉर्ड लेस थे, ग्रेनेडा के पीटर्स तीसरे स्थान पर है। तो पिछले साल नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता था, ज्यूरिक में भी, और 2022 में नीरज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। और टोक्यो ओलंपिक में तो आपको पता है इतिहास रच दिया, भाला फेंक करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है, कौन सा देश 12 साल के बाद अरब लीग में वापस से शामिल हुआ? विच कंट्री हैज रीजॉइंड द अरब लीग आफ्टर 12 ईयर्स? तो 12 साल के बाद सीरिया ज्वाइन हुआ है। कौन सा देश ज्वाइन हुआ है? सीरिया 12 साल के बाद ज्वाइन हुआ है। सीरिया की वापसी हुई है। मिस्र की कैपिटल काहिरा में 13 मेंबर्स देशों ने यहां पर सीरिया के अरब लीग में वापसी के लिए पक्ष में वोट किया है। सीरिया को पहले बाहर कर दिया गया था, अब वापस ला दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं अरब लीग की। तो अरब लीग जो है बात करें तो अफ्रीकी देशों का संगठन है और अरब देशों का संगठन है, जिसका गठन 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मिस्र की कैपिटल काहिरा में है। मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, यूपी के किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द फार्मा पार्क विल बी एस्टेब्लिश? तो जो फार्मा पार्क है ललितपुर में, कहां पर?
ललितपुर में इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा फार्मा पार्क। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आता है ललितपुर जिला, जहां पर फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार ने 1500 हेक्टेयर भूमि पशुपालन विभाग को ट्रांसफर कर दी है। दोस्तों यहां पर यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है राम लैंड, जो कि डिज्नीलैंड की तर्ज पर होगा। अयोध्या में बनाने की योजना बनाई जा रही है। यहां पर राम के बारे में सारी आपको जानकारी मिलेगी बहुत ही इंटरैक्टिव वे में। उत्तर प्रदेश जो है 2030 तक सरकारी विभागों में जितने भी इस्तेमाल किए जा रहे व्हीकल्स हैं उसको इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील कर देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के मार्चिंग दस्ते में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा? इन विच ईयर ओनली वुमेन विल बी इंक्लूडेड इन द मार्चिंग स्क्वाड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो देखिए आपको याद रखना है 2024 यानी अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में केवल आपको महिलाएं देखने को मिलने वाली हैं हर जगह। तो जो महिलाएं हैं, ये नारी सशक्तिकरण की तरफ प्रयास किया जा रहा है। तो कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। परेड के अलावा मार्चिंग दस्ता, झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें सिर्फ आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन आया, इसका नाम है मोचा। तो इस मोचा का नाम किस देश ने रखा है? विच कंट्री हैज नेम्ड साइक्लोन मोचा इन द बे ऑफ बंगाल? तो मोचा का नाम यमन देश ने रखा है। किस देश ने रखा है? यमन देश ने इसका नाम मोचा रखा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर यमन में एक शहर है, इसका नाम है मोचा, या फिर आप बोल सकते हैं मोखा। ये लाल सागर तट पर स्थित है और यहीं से इसका प्रेरित होकर के इसका नाम रखा गया है। और मोचा ने बहुत तबाही मचाई है। मोचा बंगाल की खाड़ी से होते हुए म्यांमार पहुंच गया, जहां पर इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। भारत इसके लिए फिर राहत कार्यक्रम भी स्टार्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? इन विच स्टेट लिथियम डिपॉजिट्स हैज बीन फाउंड? तो लिथियम के भंडार हाल ही में राजस्थान राज्य में पाए गए। इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में पाए गए थे लिथियम के भंडार। दोस्तों जम्मू कश्मीर में इतना ज्यादा लिथियम का भंडार मिला है जो देश के 80% डिमांड को पूरा कर सकता है। राजस्थान में है डिगाना, नागौर है, जहां पर लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों लिथियम क्या होता है? आप अपने चाहे लैपटॉप को देख ले, आप खिलौनों को देख ले, स्ट्रीट लाइट्स देख ले, स्पीकर्स देख ले, मोबाइल्स देख ले, तो यहाँ पे लिथियम बैटरी पाई जाती है। तो लिथियम एक प्रकार का नॉन फेरस मटेरियल है जो कि डिफरेंट टाइप्स के बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? हु हैज वॉन पुलित्जर प्राइज 2023 इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी? तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को यह अवार्ड क्यों मिला है। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, उसी समय जो बूचा शहर है जो कि यूक्रेन में है, वहां पर कवरेज की गई है। वहां पे बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, हत्याएं हो रही है, तो वॉर क्राइम की रिपोर्टिंग की है द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों ने, इसलिए उनकी ये पुरस्कार दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हंगरी अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर की याद पे की गई। हर साल बात करिए पुरस्कार दिया जाता है और 1917 से प्रदान किया जा रहा है। कब से? 1970 से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है, छठवां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ये कहां पर शुरू हुआ है? वेयर हैज सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 बिगन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो छठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ है? ढाका में आयोजित हुआ। कहां पर? ढाका में हाल ही में आयोजित किया गया है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और देखिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इन्होंने इसका उद्घाटन किया इस सम्मेलन का, जो कि 12 से 13 मई के बीच में हुआ है। 12 और 13 मई को इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम आपको याद रखनी है, शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। भारत की तरफ से भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप 2023 में रिदम सांगवान ने कौन सा मेडल जीता है?
Which medal has been won by Ridham Sangwan at the ISSF World Cup 2023? तो रिदम सांगवान ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। रिदम सांगवान ने आईएसएसएफ विश्व कप में कौन सा मेडल दिलाया? ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन अजरबैजान में हुआ। अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ है और ये महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल किया? आर्टिकल 355 हैज बीन यूज्ड इन विच स्टेट? तो आर्टिकल 355 का इस्तेमाल कहां पर किया गया? मणिपुर राज्य में। कहां पर? मणिपुर राज्य में। आपने अभी मणिपुर राज्य में देखा था भीषण हिंसा हो रही है, वहां पे डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही है, तो 355 इन्वोक करना पड़ा मणिपुर में। एक्चुअली बात यह है कि जो मैतेई कम्युनिटी है वो डिमांड कर रही है कि उसे ट्राइब्स बना दिया जाए, लेकिन यहाँ पे कुकी और नागा पहले से जनजाति है जो नहीं चाहती कि मैतेई को यहाँ पर ट्राइबल का दर्जा मिले। ठीक है, तो इस वजह से इनके बीच में सब फाइट हो रही है और लड़ाई हो रही है, ये मामला है। अब वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो गया, बहुत ज्यादा हिंसा हो गई, तो उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 355 यानी कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है? आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। जब आर्टिकल 355 लग जाता है, जो वहां का लॉ एंड ऑर्डर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, आपको ये बात याद रहेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, हाल ही में किंग चार्ल्स की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? Who has represented India at the crown of King Charles? तो देखिए भारत की तरफ से भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये मौजूद थे उस समय जब किंग चार्ल्स की ताजपोशी की जा रही थी। इमेज में आप देख पा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो कि भारत के 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये किंग चार्ल्स की ताजपोशी पर मौजूद थे जो कि 6 मई को आयोजित की गई। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो देखिए क्वीन एलिजाबेथ का 8 सितंबर 2022 में निधन हो गया। उसके बाद यानी उनकी मौत के बाद चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराज घोषित किया गया। अब इनकी ताजपोशी राज्याभिषेक किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज कंट्रीज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बीन इनॉग्रेटेड? तो देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर किया गया दोस्तों? चंडीगढ़ में। कहां पर किया गया? चंडीगढ़ में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि इनॉग्रेशन किया गया भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। 8 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है और इन्होंने सेंटर फॉर साइबर ऑप्स एंड सिक्योरिटी की भी आधारशिला इस पर रखी है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मर्यादा ये किस राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन मर्यादा इज बीइंग कैरिड आउट बाय पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो ऑपरेशन मर्यादा को उत्तराखंड राज्य की पुलिस के द्वारा, किस राज्य की पुलिस के द्वारा? उत्तराखंड राज्य की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। जो भी धार्मिक स्थानों पर कोई नशा करेगा, गंदगी फैलाएगा, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, यहां पर ऑपरेशन मर्यादा के तहत। दोस्तों गंगा घाटों पर रोजाना होने वाले जितनी भी इलीगल एक्टिविटी हैं, जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, उसको धारा जाएगा। और यहां पर 15 जुलाई 2021 को इस ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया गया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? Who has received 57 ज्ञानपीठ अवार्ड 2022? तो 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है दामोदर मौजो को मिला है। किसे मिला है? दामोदर मौजो को। देखिए गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज मिला था पिछले साल। अनुराधा राय को बात करें तो इंग्लिश में लेख के लिए इस साल इंग्लिश भाषा में इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है? बद्री नारायण जी को। तो 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दामोदर मौजो को मिला है। दामोदर मौजो गोवा के लेखक हैं, एक लघु कथा लेखक हैं, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक हैं दामोदर मौजो। एक उपन्यासकार भी हैं। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है साहित्यिक सम्मान, वो है ज्ञानपीठ। तो इनको 2022 के 57 नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पुरस्कार कब स्थापित हुआ है, तो 1961 में पुरस्कार की स्थापना हुई है। संविधान की 8वीं सूची में जो भारतीय भाषाएं शामिल है 22 भाषाएं
जो उसमें काम करता है और अंग्रेजी में भी जो लिखता है, क्योंकि 22 भाषा में वो शामिल नहीं अंग्रेजी, तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। पहला पुरस्कार जाता है जी शंकर कुरूप को 1961 में, मलयालम कवि हैं और इनका यहां पर लेख है ओडकुझल, तो ये आपको याद रखना है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री 42 आसियान समिट इज हेल्ड? तो 42 नंबर का आसियान समिट इंडोनेशिया में, कहां पर? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। देखिए आसियान का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। फिर से बोल रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। देखिए इसकी थीम है एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। 9 से 11 मई तक लाबुआन, यहां पर इसका आयोजन किया गया। इंडोनेशिया में है लाबुआन बाजो, जहां पर इसका आयोजन किया गया है। आसियान की बात कर ले तो 1967 इसकी स्थापना हुई, मैंने आपको अभी बताया था। इनके महासचिव का नाम आपको याद रखना जिम जोक हुई, और 1967 में इसकी स्थापना हुई है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य हैं 11 मेंबर हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अजय वारियर 23 अभ्यास ये कहां पर आयोजित किया गया? वेयर हैज अजय वारियर 23 एक्सरसाइज बीन हेल्ड? तो अजय वारियर इस साल कहां पर हुआ है? यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। कहां पर हुआ है? यूनाइटेड किंगडम। अजय वारियर भारत और यूके के बीच में होता है, ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूके के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये कहां पर हुआ? यूनाइटेड किंगडम में, तो सेलिसबरी प्लेन्स में। 27 अप्रैल से 11 मई 2023 को इसका आयोजन किया गया, 7th एडिशन का, और इस अभ्यास को 2005 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? वेयर इज एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हैज हेल्ड? तो एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई दोस्तों? गोवा में। कहां पर आयोजित की गई है? एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में आयोजित की गई। ये मीटिंग 4 से 5 मई हुई है। इसमें सारे विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठा हुए। इवन पाकिस्तान के भी यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर आए थे, बिलावल भुट्टो, और जिनका बहुत आलोचना किया गया। एससीओ की बात कर लेते हैं, तो एससीओ का गठन 2001 में हुआ। एक प्रकार से इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर 8 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ऐड हुए हैं, 2017 में ऐड किए गए हैं। आपके लिए ट्रिक है, इंडिया ट्रक इन पाकिस्तान। मैं गड्डी लेके निकला और पाकिस्तान पहुंच गया, तो इंडिया से इंडिया, ट्रक है तो टी से तजाकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, किर्गिस्तान, यहां पे के स्क्वायर कर देना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और लास्ट में है पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी लिबॉन क्रिकेट क्लब, जिसे हम बोलते हैं एमसीसी। एमसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी? तो एमसीसी का नया प्रेसिडेंट बनाया गया मार्क निकोलस को। किसे बनाया गया है? मार्क निकोलस को एमसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया है? मार्क निकोलस को, आपको याद रखना है। देखिए एमसीसी की बात करें तो लंदन में है ये। मार्क निकोलस इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर रह चुके हैं। अब इन्हें यहां का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, स्टीफन फ्राई की जगह। देखिए एमसीसी की बात करें तो 1814 में लंदन के लॉर्ड्स मैदान इसका मुख्यालय बना, और एमसीसी भारत कह रहा हूं, क्रिकेट के जितने भी रूल्स हैं उसको बनाता है और समय समय पे अपडेट भी करता है। नीरा टंडन को किस देश पे घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? नीरा टंडन हैज बीन अपॉइंटेड एज द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन विच कंट्री? तो नीरा टंडन को कहां पर? अमेरिका में। इसका सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका में हाल ही में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, भारतीय अमेरिकी मूल की है, इसलिए क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है। अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश वो है अमेरिका। चीन जो है सेकंड प्लेस पर है। देखिए हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। अमेरिका में स्टेट है जॉर्जिया, और ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य है जॉर्जिया। कौन सा राज्य है? जॉर्जिया। नेक्स्ट है वेकफिट ने हाल ही में किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय वेकफिट एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो वेकफिट ने आयुष्मान खुराना को, किसे? आयुष्मान खुराना को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? आयुष्मान खुराना को। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक स्लीपिंग सोल्यूशन ब्रांड है वेकफिट, जिसका इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? तो अप्रैल महीने के लिए फकर जमान, क्या नाम है? फकर जमान, पाकिस्तान के प्लेयर है फकर जमान। प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। प्लेयर ऑफ द मंथ वीमेंस कैटेगरी में नरुमोल चायवाई बनी है, जो कि थाईलैंड की प्लेयर है। आईसीसी की बात करेंगे। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, सीईओ है जियो फलार्डिस और हेडक्वार्टर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वीरता पुरस्कार दिए हैं? हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स हैव बीन कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो टोटल 37, कितने? 37 अवार्ड्स दिए हैं, वीरता पुरस्कार दिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो देखिए, ये जो पुरस्कार है हमारे भारत के सैनिकों को दिया जाता है, उनकी विशिष्ट वीरता के लिए, उनके अदम्य साहस के लिए, उनके कर्तव्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं ब्रेवरी अवार्ड्स। पहला एक जो वॉर टाइम पे दिया जाता है, जब युद्ध चल रहा होता है। दूसरा एक समय जब शांति काल। तो वॉर टाइम सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है, सेकंड महावीर चक्र है और थर्ड है वीर चक्र। और शांति के समय जब हमारी किसी देश से लड़ाई नहीं चल रही, पीस टाइम, फिर भी देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के लिए हमेशा लगे रहना पड़ता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और थर्ड नंबर पे शौर्य चक्र, ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं शांति काल के समय। रोबोटिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च अ रोबोटिक फ्रेमवर्क? तो रोबोटिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। तो तेलंगाना ऐसा इसलिए किया ताकि रोबोटिक जो इकोसिस्टम उसको डेवलप किया जा सके और भारत आने वाले समय में और तेलंगाना आने वाले समय में रोबोट्स के टेक्नोलॉजी में आगे निकल सके। इसके लिए सरकार ने तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, इस प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर वॉज बुद्धम शरणम गच्छामि एग्जीबिशन हेल्ड? तो बुद्धम शरणम गच्छामि ये एग्जीबिशन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत की यहां पर संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स जो कि न्यू दिल्ली में है, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। हाल ही में चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट राइट टू वॉक? तो चलने का अधिकार पंजाब राज्य ने। किसने? पंजाब राज्य वो पहला राज्य है जिसने चलने के अधिकार को लागू कर दिया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। इन्होंने फैसला किया है कि नई सड़कें जो बनेंगी उसमें फुटपाथ होगा और साथ ही साथ साइकिल ट्रैक भी दिया जाएगा, अनिवार्य रूप से उनको बनाना पड़ेगा। ऑल इंडिया रेडियो अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑल इंडिया रेडियो विल बी नोन बाय व्हाट नेम? तो आप कमेंट बॉक्स पे उत्तर दीजिए। ऑल इंडिया रेडियो अब होगा आकाशवाणी। क्या नाम होगा? आकाशवाणी के नाम से जाना जाएगा। 2023 में, 2022 में बहुत सारे नाम बदले गए हैं, आइए रिवाइज करते हैं। मुगल गार्डन अमृत उद्यान हो गया है, मुंडेरा बाजार चोरी चौरा हो गया है, तेलिया अफगान तेलिया शुक्ला हो गया है, इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है जगदीशपुर हो गया है, मंकी पॉक्स एम पॉक्स हो गया है, तेलंगाना राष्ट्र समिति अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है, कीबिथू मिलिट्री स्टेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अब इसे बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन बोला जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट अ डिजिटल हेल्थ कार्ड? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। हर बच्चे को इसमें यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड के जरिए जो बच्चे के माता पिता हैं, स्कूल है, जो ऑफिसर्स हैं, इस हेल्थ कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चे की हिस्ट्री को जान सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया है? Who has been appointed as the chairman of बैडमिंटन एशियाज टेक्निकल ऑफिसर कमिटी? तो इनका नाम है उमर रशीद। क्या नाम है? उमर रशीद। बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का इन्हें अध्यक्ष बनाया है। यहां पे भारतीय बैडमिंटन संघ की बात कर लेते हैं। 1934 में स्थापना हुई है। हेमंत बिश्वा शर्मा इसके चेयरमैन है और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? Who has become the first chairman and managing director of NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड?
तो एनबीएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया परमिंदर चोपड़ा को। किसे बनाया गया है? परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पहला महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया। अच्छा, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता क्या है? देखिए, भारत में पावर इंडस्ट्री को बढ़ाना, जो पावर सप्लाई को बढ़ा सके, पावर सेक्टर को बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा उनको चाहिए, तो वो कौन देगा? पीएफसी देगी। इसी की सीएमडी बनी है फर्स्ट वुमेन टू बिकम सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहां पे हम बात कर लेते हैं उन सभी प्रथम महिलाओं की जो आपसे पूछा जा सकता है। इमेज में आप शिवांगी सिंह को देख रहे हैं, तो ये फ्रांस में गई थी, वहां पर एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुआ है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में, और पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला बनी है। दीपिका मिश्रा की बात करें तो दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली वायुसेना की पहली महिला ऑफिसर है। इमेज में आप किम कॉटन को देख रहे हैं, तो पुरुषों के मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर है। नेक्स्ट है ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में देश का पहला शीर्ष जिला कौन है? हु हैज बिकम द फर्स्ट टॉप डिस्ट्रिक्ट इन ओडीएफ? तो ओडीएफ में ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस रैंकिंग में कौन सा पहला नंबर है? तो यह वायनाड, जो कि केरल राज्य में है। तो ओडीएफ में ये पहले नंबर पर है। यहां पर कोई भी ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से खुले में शौच मुक्त है। और जो ओडीएफ है ये भारत मिशन का एक हिस्सा है, स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को पहला चरण लॉन्च किया गया था। फोर्ब्स की 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची जारी की गई। इसमें पहला स्थान किसे मिला है? Who has topped the fourth list of highest paid athlete in 2023? तो 2023 में सबसे ज्यादा जो कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं वो एक ही नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में नंबर 1 है। और दूसरा नाम आता है यहां पर, वो है यहां पर देखिए लियोनेल मेसी, $130 बिलियन पे दूसरे स्थान पर। और थर्ड नंबर पे फ्रांस के एम्बापे, क्या नाम है? एम्बापे थर्ड प्लेस पर है एम्बापे। क्लियर है? चलिए, हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद। क्या नाम है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद सुबोध कुमार जायसवाल की जगह आए हैं। देखिए, प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी रह चुके हैं, अब केंद्र सरकार ने इन्हें सीबीआई का नया डायरेक्टर बना दिया है। प्रवीण सूद की बात करें तो आपको बता ही चुका उनके बारे में। अच्छा, सीबीआई के बारे में जानते हैं। सीबीआई की स्थापना कब हुई है? 1963 में। और सीबीआई का काम होता है भारत में जांच करने का, डिफरेंट मतलब जो क्राइम्स होते हैं उन सब की जांच करने का काम सीबीआई का है। हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? हु इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? तो ट्विटर की नई सीईओ बनी लिंडा याकरीनो। क्या नाम है? लिंडा याकरीनो। इमेज में आप देख पा रहे हैं लिंडा याकरीनो यहां पर एलॉन मस्क की जगह बन रही है ट्विटर की सीईओ। दोस्तों, एलॉन मस्क को अब क्या मिला? तो ट्विटर के चेयरमैन बन गए हैं और सीटीओ ऑफिसर रहेंगे। यहां पे ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई है। माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ट्वीट करते हैं और लोगों से कनेक्ट होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। जैक डॉर्सी, न्यू ग्लास, इवान विलियम्स और बिस्टोन ने मिलकर के ट्विटर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का कौन सा स्टेट जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पास करने वाला पहला स्टेट बन गया है? Which US state has become the first state to pass a bill to ban caste discrimination? तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने वाला कैलिफोर्निया पहला राज्य बन गया अमेरिका का, जिसने जातिगत भेदभाव को खत्म करने का फैसला किया है। इस विधेयक को कैलिफोर्निया की जो सीनेटर है आयशा वहाब ने पेश किया है। ठीक है, विधेयक के बाद अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जाति के आधार पर भेदभाव करेगा तो ये क्राइम माना जाएगा, ये अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27 टाइम्स, इसको 28 टाइम्स करो आप, है ना, 28वीं बार, नॉट 27वीं बार, 28वीं बार फतेह करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? Who has become the first person to climb Mount Everest for 28 times? तो कामी रीता शेरपा ने एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है। कामी रीता शेरपा दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 28 बार इन्होंने इस माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। देखिए यहां पर पासांग दावा शेरपा जो कि नेपाल के ही हैं, वो भी नेपाल के थे,
उन्होंने 27 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। रविंद्र कुमार एवरेस्ट पे चढ़ने वाले भारत के पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। लवराज सिंह धर्मशक्तु 7 बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे, दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है तो ये है एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक है तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो इन दोनों ने सबसे पहले 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। जुंको तेबाई जापान की है, माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली पहली महिला है। भारत की तरफ से बचेंद्री पाल हैं, 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। भारत के नए कानून मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? Who has become the new law minister of India? Very very important question। तो भारत के नए कानून मंत्री हो गए अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल किरण रिजिजू का स्थान लेंगे, देश के नए लॉ मिनिस्टर बना दिए गए हैं। अब किरण रिजिजू को नया प्लेस मिल गया है, इन्हें अर्थ साइंस मंत्रालय दिया गया है, अर्थ साइंस मंत्रालय दिया गया है। चलिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर, किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded France highest honor शेवेलियर डे ला लेगियन होनूर? तो देखिए एन चंद्रशेखरन, क्या नाम है इनका? एन चंद्रशेखरन। यहां पर आपको याद रखना है एन चंद्रशेखरन ने इस अवार्ड को जीता है, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर। अब दोस्तों ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है और इनके योगदान के लिए ये सम्मान इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है G7 देशों की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है? इन विच कंट्री द मीटिंग ऑफ G7 कंट्रीज इज हेल्ड? तो G7 देशों की जो मीटिंग है दोस्तों आपको याद रखना है कहां पर? जापान पर। कहां पर? जापान पर G7 मीटिंग आयोजित की गई। अब दोस्तों यहां पर कौन गए थे? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर गए, इनको इनवाइट किया गया था। 19 मई को जापान के हिरोशिमा शहर में इस मीटिंग का आयोजन किया गया, 49 नंबर की बैठक थी। तो चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी जी इस मीटिंग पर गेस्ट के रूप में शामिल हुए हैं। देखिए यहां पर बात करेंगे हम आमंत्रित देश कौन कौन से थे भारत के अलावा? कोमोरोस, साउथ कोरिया, ब्राजील, यूक्रेन, वियतनाम, ये सारे देश को आमंत्रित किया गया था भारत के साथ। ये आपसे पूछा जा सकता है। पिछली बैठक कहां पर हुई थी? जर्मनी में आयोजित की गई थी। ठीक है, G7 की बात करें तो एक प्रकार से इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका हर देश जो है हर साल अध्यक्षता करता है। इसमें 7 मेंबर हैं। आपके लिए ट्रिक है, जूस विथ गर्लफ्रेंड, मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जूस पी रहे हैं तो इसमें जापान है, यूएसए है, इटली है, कनाडा है, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। मुझे नहीं लगता भूलेगा आपको। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। सीखे भी और पैसा भी कमाई, हम आपको पैसा भी देंगे, लर्न एंड अर्न। जो 12वीं पास है, जिन्होंने ITI पास किया है, जिन्होंने डिप्लोमा ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उन सभी ये सारे युवा इस स्कीम के क्वालिफाई होंगे, एलिजिबल होंगे। अब दोस्तों इसमें होगा क्या कि 12वीं पास को 8,000 रुपए मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, ITI पास को 8,500 रुपए, डिप्लोमा पास को 9,000 और जिसने ग्रेजुएशन और हायर PG किया 10,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड मिलेगा इस योजना के तहत। MP करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश की जो गोंड पेंटिंग है उसको GI टैग दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां पर? 2022 था ये, और हुआ कहां इस साल? MP में हुआ है। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना लॉन्च की है जिसके तहत हर महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 को अभी अपने नाम किया है। नेक्स्ट है 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल, इसमें सबसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? Who has won the best actor award at the 76th कांस फिल्म फेस्टिवल? तो 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कोजी याकुशो, किसे? कोजी याकुशो को यह पुरस्कार मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में आयोजित किया गया।
हर साल इसका आयोजन किया जा रहा है और 1946 में पहला कांस फिल्म समारोह आयोजित किया गया था। आइए जान लेते हैं 76वें फिल्म फेस्टिवल के विजेता कौन रहे हैं। तो सबसे बेस्ट फिल्म बनी है यहां पर एनाटॉमी डी यून च्यूट, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। इसके निर्देशक है जस्टिन ट्रीट। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे बेस्ट अभिनेत्री बनी है मर्व दिसदार अबाउट ड्राई ग्राइसिस। सबसे बेस्ट अभिनेता मैंने बताया कोजी याकुशो है परफेक्ट डेज के लिए। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि भारत की तरफ से राज्य मंत्री एल मुरुगन, जो सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं, इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। 16 मई से 27 मई में जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया है, पूछा जा सकता है। हाल ही में म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? Which operation has been launched in India to provide assistance to Myanmar? तो देखिए ऑपरेशन करुणा, क्या नाम है? ऑपरेशन करुणा को स्टार्ट किया। दोस्तों करुणा के तहत, ऑपरेशन करुणा के तहत भारत ने वो सारे आवश्यक सामग्री पहुंचाई है, क्योंकि आप सभी को पता है जो मोचा तूफान था वो बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा और म्यांमार चला गया, जिसमें उसने भारी तबाही मचाई। कई लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे लोग घायल हुए और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। तो भारत ने एक पड़ोसी देश, अच्छे पड़ोसी देश होने के नाते और मदद की है। हाल ही में आयोजित किए गए कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे जितने भी भारतीय नागरिक थे उनको निकालना था। ऑपरेशन दोस्त, तो भारत सरकार ने तुर्की में मदद के लिए, सीरिया में मदद के लिए भूकंप से प्रभावित जो तुर्की था उसको ऑपरेशन दोस्त वहां पे चलाया। ऑपरेशन गरुण सीबीआई ने स्टार्ट किया, ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए संचार साथी पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड संचार साथी पोर्टल? तो संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया अश्वनी वैष्णव जी ने। किसने लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव। कौन है अश्वनी वैष्णव? अश्वनी वैष्णव भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। इसके अलावा इनके पास यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं। तो अश्वनी वैष्णव ने न्यू दिल्ली में इसे स्टार्ट किया, संचार साथी पोर्टल। अगर आपका कोई मोबाइल खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप इसकी जानकारी इस पोर्टल में देंगे, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद जो टेलीकॉम ऑपरेटर होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, दोनों मिलकर के आपका क्या करेंगे? पोर्टल की मदद से फोन ब्लॉक कर देंगे। जिसने फोन चोरी किया है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो वो आपका बच जाएगा और आपका फोन भी ट्रैक करके वो आपको मिल सकता है। ये सुविधा है इस पोर्टल की मदद से। पीएम मोदी जी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कॉल बिफोर यू डिग। इसके मदद से आप जो उत्खनन होता है ना, अवैध उत्खनन, उसको रोक सकते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए AIS आपको मोबाइल ऐप यहां पर लॉन्च किया है, ताकि करदाताओं को आसानी से उनकी फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जा सके। आरबीआई ने कितने रुपए के नोट को हाल ही में सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है? आरबीआई हैज टेकन आउट हाउ मेनी रुपी नोट फ्रॉम सर्कुलेशन? तो आरबीआई ने फैसला किया दोस्तों, 2000 रुपए के जो नोट होंगे वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे, हो गए हैं दोस्तों। लेकिन अभी अमान्य नहीं है, सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। 2000 का नोट जो है नवंबर 2016 में मार्केट में आया था और उसके बाद 2019 में बंद कर दिया गया था। उस समय नोटबंदी लगी थी, तो नोटबंदी के समय 500 हजार के नोट बैन हुए थे, तो उनके स्थान पर इसे लाया गया था। जब इसकी जरूरत खत्म हो गई तो इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? इंडिया फर्स्ट पॉड टैक्सी विल बी लॉन्च इन विच स्टेट? तो भारत की जो सबसे पहली पॉड टैक्सी है उत्तर प्रदेश, यूपी राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी को स्टार्ट किया गया है। ये पॉड टैक्सी आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट टाइप की है, एक प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो बिना ड्राइवर के चलेगी, ऑटोमेटिक चलेगी। इसमें यात्रियों की संख्या बहुत कम होगी, 6 से 7 लोग एक में बैठ सकते हैं, बहुत अधिक स्पीड से पहुंच सकते हैं और एनवायरमेंट को कोई पोल्यूशन भी नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट है 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खेल को शामिल किया गया है? Which sport has been included in the 37 नेशनल गेम 2023? तो 37वां राष्ट्रीय खेल पे गतका को, किसको? गतका को शामिल किया गया है। गतका क्या है दोस्तों? तो गतका जो है एक प्रकार से सिखों की पारंपरिक युद्धक कला है। इसे भारतीय मार्शल आर्ट जो है
आप पंजाब में कह सकते हैं, इसे गतका बोला जाता है, गतका मान्यता दी जाती है। देखिए इस साल का जो आपका राष्ट्रीय खेल है ये कहां पर होने वाला है? गोवा में होने वाला है, अक्टूबर महीने में। कब होगा? अक्टूबर महीने में होगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डैग हैमरस्फॉल्ड मेडल से कितने भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया है? तो हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर्स हैव बीन अवॉर्डेड द डैग हैमरस्फॉल्ड मेडल? तो देखिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 3। कितना आंसर होगा? 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जो मेडल है सैनिकों को दिया गया, हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह, सवाली राम बिश्नोई और शब्बीर ताहिर अली। तो दोस्तों इन्होंने अपना जो जीवन है आपको बता दूं पीस कीपर्स के रूप में बिताया, देश की सेवा की, और इसी वजह से इनके बलिदान के लिए मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को यह मनाया जाता है। दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट नैनो डीएपी? तो दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसने लॉन्च किया दोस्तों? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है नैनो डीएपी को। देखिए नैनो डीएपी है क्या, इसको समझते हैं। तो इसे फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हर साल फार्मर्स की लाखों की बचत होगी। नैनो डीएपी जो होता है, इसका डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये लिक्विड अवस्था में फर्टिलाइजर है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो जो कि फर्टिलाइजर के रूप में काम करेगा। आप इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। केवल 500 आधा लीटर की जो बोतल होगी, आप जो 45 किलो की बोरी लाते हो यूरिया की, वो उसके बराबर काम करेगी। ये दानेदार यूरिया मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर देता है। आप इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, सस्ता है, बहुत सारे फायदे हैं इस नैनो डीएपी के। हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ हेल्थ वार्निंग ऑन अल्कोहल? तो शराब पर यहां पर चेतावनी जो दे रहा है वो आयरलैंड दे रहा है। आयरलैंड ने कहा है कि हम शराब पर चेतावनी देंगे कि आपको इससे कैंसर होगा, आपको इससे लीवर डिसीज होगा। तो बहुत सारी उन्होंने वार्निंग देने की बात कही है और इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। आयरलैंड कहां पर है? तो ये देखिए आप, ये आयरलैंड है, ये यूनाइटेड किंगडम है। तो यहां पर आयरलैंड है जो कि यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है डबलिन और लियो वराडकर इसके प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है? लियो वराडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा स्टेट टूरिज्म? तो त्रिपुरा स्टेट टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने सौरभ गांगुली। क्या बने हैं? सौरभ गांगुली त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और भी ब्रांड एम्बेसडर जो ऑप्शन में दिए थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन में मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा बिहार स्टेट आइकन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हैं। स्विट्जरलैंड के फ्रेंड्स के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट है, एथलीट टोरी बॉबी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से? एथलीट टोरी बॉबी हैज पास्ड अवे, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? यहां पे शी करिए। तो टोरी बॉबी जो थी अमेरिका की थी, इनका हाल ही में निधन हो गया और पता नहीं चला इनकी मृत्यु का क्या कारण था। बहुत दिनों से इनका मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जब पुलिस पहुंची तो पता चला इनकी डेथ बहुत दिन पहले हो गई। तो ये फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन रह चुकी है, स्प्रिंटर रह चुकी हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 32 साल की आयु में इनका निधन हुआ। अमेरिका की तेज धाविका है और लॉन्ग जंपर है टोरी बॉबी। इन्होंने 3 बार ओलंपिक पदक और 2 विश्व खिताब जीते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, कैसा लगा सेशन जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर। डिटेल के साथ हमने हर एक क्वेश्चन को बात किया है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, NVS-1 उपग्रह हाल ही में किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड NVS-1 सैटेलाइट? तो NVS-1 सैटेलाइट को हाल ही में आपको याद रखना है इसरो ने लॉन्च किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने NVS-1 को लॉन्च किया है। दोस्तों कहां से लॉन्चिंग हुई है? श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहां पर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। आप अपने मोबाइल फोन में जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, तो जीपीएस की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है भविष्य में। जीपीएस की मदद से आप फूड ऑर्डर करते हैं, आप मैप ट्रैक करते हैं, आप बहुत सारे काम होते हैं जीपीएस की मदद से। तो भारत इसी के अगेंस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है ताकि आम जनता भी इसका इस्तेमाल कर सके।
इस सैटेलाइट को जीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी आम जनता इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है, हमारी सेनाओं के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और दुश्मनों का ठिकाना बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो 3 फायदे होंगे नाविक के। पहला, जोमेटो और स्विगी जैसे जितने भी फूड डिलीवरी, ओला उबर जैसे सर्विसेज हैं, उनका वो जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उन्हें विकल्प दे सकते हैं कि वो नाविक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो अमेरिका पर हमारी निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा नाविक टेक्नोलॉजी को ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर होगी, कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। कोई क्या कर पाएगा, कोई यहां से, आपको पता है बहुत सारे लोग ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, बहुत सारे प्रकार से। हर जगह सेना को लगाना, सैनिकों को लगाना पॉसिबल नहीं है, पर हम नाविक की मदद से पूरी लोकेशन देख सकते हैं, कौन कहां चल रहा है। आतंकवादियों को, जितने भी टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनकी लोकेशन को देख सकते हैं। और आम जनता के लिए तो ढेरों यूज है ही, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपका सेशन हो जाता है खत्म। कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा हाउ मच यू लाइक दिस सेशन, गिव योर फीडबैक, और आपको कैसा लगा, आपने कुछ सीखा इस क्लास से, जरूर बताइएगा। एक छोटा सा टेस्ट है 10 क्वेश्चन का, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, ताकि ये पता चले आपने सेशन को सुना कितना अच्छा है। सुवा किस देश की कैपिटल है? सुवा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो सुवा आप याद रखिएगा फिजी की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? फिजी। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर, ओह सॉरी मैंने फिजी बता दिया, हाँ सुवा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? कब की गई? 1956 में। डिंग लिरेन किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ये कहां के हैं? चाइना के खिलाड़ी हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान में कौन सा कंट्री है? याद करिए, ये है नॉर्वे। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है केरल। क्या नाम है? केरल। गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, तो कब दिया गया है? 2022 में। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश का सुपर कंप्यूटर? बताएं कमेंट बॉक्स पर। तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। कालेसर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, जहां पर अभी टाइगर देखा गया है? तो ये यमुनानगर हरियाणा में है। 110 साल बाद यहां पर टाइगर देखने को मिला है। रेयाना बरनावी किस देश की अंतरिक्ष यात्री हैं? तो रेयाना बरनावी सऊदी अरब की अंतरिक्ष पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। आज का सवाल दोस्तों, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, G7 देशों की बैठक किस देश में आयोजित हुई? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। और दोस्तों इसकी जो कंप्लीट PDF है आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सर्च कीजिए और PDF को फ्री में डाउनलोड कीजिए। पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर PDF डाउनलोड करके हर एक पॉइंट को लिखिए जो मिस हो गया है। अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो रेगुलरली आपको मिल सके। आपको बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, मैं वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, मैं स्टेट करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। तो भारत के पूरा करंट अफेयर्स का सोल्यूशन आपको मेरे साथ मिलेगा। जीके का भी सेशन हम आपके लिए ला रहे हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यहां पर हम कवर करने वाले जीके के पूरा डिटेल से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आपकी क्लास होगी। आपको पता है मैंने बताया था कि आपकी क्लास होने वाली है, और वो क्लास कहां पर होगी? देखें आप, अनअकैडमी एप्लीकेशन पर होगी, याद रखिएगा। ओके, पहुंचू तो तब तो बता पाऊं। हाँ देखें, तो देखें आप, ये जो क्लास है 80 क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं आज, इसकी क्लास 6 जून को होगी। 11 बजे से 12:15 पर आपका टेस्ट होगा। देखते हैं कौन टॉप करता है। फ्री मॉक टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा इस सेशन को। अगर कोड पूछेगा मेरा लिंक क्लिक करने के बाद, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फिर लिंक क्लिक करना, तो राजा CA10 लिख देना, फ्री क्लास ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।